साथियों, लोन डिफॉल्ट के सेशन में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहने वाला हूं और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट होता है तो आपको एक नोटिस आता है अंडर सेक्शन 21 और अंडर सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन एवं कंसिलिएशन एक्ट के अंतर्गत आपको कंपनी द्वारा या कंपनी के लीगल प्रतिनिधि द्वारा यह बताया जाता है कि आप लोन रीपे करने में डिफॉल्ट हो चुके हैं। आप संपूर्ण बकाया राशि मय ब्याज जो बन रही है वह 7 दिन या 15 दिन के भीतर जमा करवाएं। यदि आपके द्वारा ये राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो हमारे द्वारा आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की जाएगी। और कुछ संस्थान कानूनी औपचारिकताओं को पूरी करने के लिए 2, 4, 6 नाम आपके सामने भेजते हैं कि हम इनमें से किसी एक को आप आर्बिट्रेटर चुनो। यानी कि वो हमें नोटिस भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 6 नाम है और इन 6 नामों में आपको किसी एक व्यक्ति को चुनना है। अब कुछ कंपनियां तो केवल नाम लिखती है, 5-6 नाम लिख दिए, उनके पीछे लिख दिया रिटायर्ड जज, किसी के पीछे क्या लिखा, किसी के पीछे क्या लिखा। तो कहने का सीधा तात्पर्य है कि वो आपको नोटिस भेजकर आपको 5-6 नाम दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनमें से आप किसी एक आर्बिट्रेटर को चुने और हमें बताएं। कुछ कंपनियां जो आर्बिट्रेटर के नाम देती है उनका पूरी डिटेल देती है। पूरी डिटेल का मतलब उनका नाम और उनका पूरा एड्रेस, उनकी ईमेल आईडी। लेकिन कुछ कंपनियां केवल और केवल नाम अंकित करती है, जबकि आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो आर्बिट्रेटर चूज किया जाता है वह दोनों ही पक्षकारों की सहमति और स्वीकृति से निर्धारित किया जाता है। अब वो जो आर्बिट्रेटर आपको बता रहे हैं वह न तो आपके शहर के हैं न आपके राज्य से हैं, अपितु आप जहां रहते हैं वहां से हजारों किलोमीटर दूर है। ऐसी स्थिति में आप लोग ये सोचते हैं कि मैंने जब कंपनी से लोन लिया था तो कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट में ये क्लोज था कि कंपनी आर्बिट्रेटर चुन सकेगी, कंपनी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का स्थान चुन सकेगी, यानी कि मुझे कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि कंपनी ने आपके साथ इस आशय का अनुबंध कर भी दिया है कि यदि हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो हमारे द्वारा आर्बिट्रेटर चूज हमारे द्वारा किया जाएगा और स्थान भी हमारे द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। और इन एग्रीमेंट पर यदि आपके साइन भी है तो ऐसा एग्रीमेंट भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2G के अंतर्गत शून्य करार की श्रेणी में आता है। मतलब वह करार जो प्रवर्तनीय नहीं है वह शून्य कहे जाते हैं, शून्य की परिभाषा में आते हैं, प्रारंभ से शून्य होते हैं। अब यहां पर यदि कंपनी ने आपको इस आशय का एग्रीमेंट कर दिया है और 6 आर्बिट्रेटर के नाम आपको भेज दिए, आपकी गलती ये होती है कि आप जवाब नहीं भेजते हो। यदि आप रिटर्न जवाब भेजो तो आप भी भेज सकते हो, अपने क्षेत्र के 6 वकीलों के नाम आप भी भेज सकते हो कि मैं ये 6 नाम दे रहा हूं, इन 6 नाम में से एक आप चूज कीजिए। देखिए जवाब क्या होता है। लेकिन खैर मैं ऐसे जवाब देने को कहता नहीं हूं क्योंकि आर्बिट्रेशन एवं कंसिलिएशन एक्ट के अंदर दोनों ही पक्षों की सहमति होनी चाहिए, दोनों ही पक्षों की तरफ से शुल्क निर्धारण होना चाहिए और उसी आधार पर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की जा सकती है। डेरो जजमेंट है आर्बिट्रेशन के मैटर में, जहां आर्बिट्रेटर ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिए
रेस्पोंडेंट द्वारा जो भी जवाब दिए उनको दरकिनार कर दिया गया और अवार्ड पास कर दिए। ऐसे अवार्डों को कोर्ट द्वारा खारिज किया गया है, सिरे से खारिज किया गया है। एक बात बताऊं, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करते हैं। मैं धन्य मानता हूं उन लोगों को जो छोटी छोटी चीजों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ना जानते हैं और वो लंबी लड़ाइयां आपके लिए नजीर बनती है, उदाहरण बनती है, जिनके आधार पर एक आम व्यक्ति लड़ाई कर सकता है। तो उन्होंने भले ही सजेशन दे दिया, डिपेंड आप पर करता है कि आप जवाब देते हैं कि नहीं देते। यदि आपने जवाब नहीं दिया तो आपकी सहमति मान ली जाएगी, और यदि आप अपनी असहमति जाहिर करते हैं तो वो विधिक आधारों पर करनी है, या नहीं कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं लोन का सेटलमेंट कर दूंगा, बाद में पेमेंट कर दूंगा। इस तरीके के आधार कभी चलने वाले नहीं है। यानी कि आपको अगर सेक्शन 21 का नोटिस आया है, आर्बिट्रेटर के नाम सुझाए गए हैं, तो आपका अधिकार है कि आप उनको दरकिनार कर सकते हैं, और चाहो तो अपने आर्बिट्रेटर के नाम आप सजेस्ट कर सकते हो, या चाहो तो आप उन सबको इग्नोर भी कर सकते हो, और उसके लिए उचित आधारों पर जवाब देना जरूरी होता है। साथियों, आर्बिट्रेशन के मैटर में मैं हमेशा कहता हूं कि किसी परफेक्ट लीगल एक्सपर्ट से आप जवाब तैयार कराइए या अपना जवाब खुद तैयार कीजिए। आर्बिट्रेशन के मैटर में मैं खुला कहता हूं कि एडवोकेट के माध्यम से या लीगल फर्म के माध्यम से जवाब दिया जाना आवश्यक नहीं है। अपना जवाब आप खुद दे सकते हैं। और जब आर्बिट्रेटर की फर्स्ट हियरिंग का नोटिस आता है ना, यदि आप वकील के माध्यम से जवाब देना चाहते हैं, उपस्थित करना चाहते हैं, तो उनको अपना वकालतनामा पेश करना पड़ेगा और फिर उनके द्वारा आगे की प्रोसेस की जाएगी। आप ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग में आपको जुड़ने की आवश्यकता तब है जब आप सहमति देते हो। किसी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत तब है जब आप अपनी सहमति देते हो। जब आप अपनी असहमति व्यक्त करते हैं तो आपकी सहमति के आधार पर अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से रिप्लाई कर देते हैं, मेल से रिप्लाई कर देते हैं, तो आपको किसी ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही वो आपको क्लेम स्टेटमेंट फाइल करने को कहे, 50 लेटर लिखे, लेकिन आपने जब तय कर लिया है कि मैं इस मामले में अपनी सहमति नहीं दे रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ कोई भी आर्बिट्रेशन अवार्ड पास किया जाता है तो वह शून्य श्रेणी में ही आएगा। लेकिन साथियों, ये ध्यान रखना, आपकी लापरवाही आपको भारी पड़ती है। कई लोग इस मार्च महीने के अंदर हमें आर्बिट्रेशन के अवार्ड भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि सर घर पर रजिस्टर्ड पोस्ट से आया, सर मेल से आया। इससे पहले कभी कोई जवाब आया ही नहीं, आपने गौर किया ही नहीं। बिना पूर्व नोटिस दिए तो वो आपके खिलाफ कैसे कोई आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर सकते हैं, ये आप मुझे बताइए, क्योंकि उनको भी रिकॉर्ड लेना पड़ेगा। अब बात ये है कि ये व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज में लिंक में भेज रहे हैं, ईमेल में भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट हमें पर्टिकुलर ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि इस विहित प्रक्रिया का पूर्ण पालन करना पड़ेगा। इसीलिए चाहे आर्बिट्रेशन का नोटिस व्हाट्सएप के माध्यम से आए, टेक्स्ट मैसेज में लिंक के माध्यम से आए, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आए, आपको उन तमाम नोटिस का जवाब देना है। और मैं एक बात आपको खुले रूप से कहता हूं कि यदि आपको भले मेल से आए, भले रजिस्टर्ड पोस्ट से आए, चाहे ईमेल से आए, आप मेल से जवाब भले देना चाहते दीजिए, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट करना कतई न चुके, क्योंकि कई आर्बिट्रेटर और कई कंपनी के पते जो उस नोटिस में अंकित किए जाते हैं ना, उस पते पर कभी तो आर्बिट्रेटर साहब नो सच पर्सन है, तो कभी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल या जो लीगल फर्म ऑर्गेनाइज करवा रही है वो कभी अवेलेबल नहीं है। तो कभी कंपनियों के एड्रेस में ही रिफ्यूज्ड, लेने से इनकार, या एड्रेस रॉन्ग या शिफ्टेड या लेफ्ट लिखा हुआ आ जाता है। ऐसी स्थिति में जब एड्रेस है ही नहीं, गलत एड्रेस है, तो उस गलत एड्रेस पर कैसे कोई नोटिस भेज सकता है।
इसीलिए साथियों एक यही बात है जो महत्वपूर्ण रूप से कहना चाहता हूं कि आप जब भी कोई जवाब दे तो वह रजिस्टर्ड पोस्ट से दे। पुराने जवाब का नोट डालें कि पहले मुझे नोटिस आया था तो मैंने इस तरीके से जवाब दिया था। लास्ट जवाब में पुराने सारे जवाबों की पीडीएफ मेल करें और जब लास्ट जवाब भेजे ना तो पुराने सारे जवाब की फोटोकॉपियां भेजें। ओरिजिनल मत भेज देना, गलती मत कर देना। और सबसे बड़ी बात, रजिस्टर्ड पोस्ट जब भेजते हो तो डिलीवरी रिपोर्ट की ट्रैकिंग निकालना बिल्कुल भी मत भूलना। 10वें दिन इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग सर्च करके कंसाइनमेंट नंबर, जो ट्रैकिंग नंबर है, बारकोड नंबर है, वो डालिए और भेज दीजिए। और जब भी किसी आर्बिट्रेशन नोटिस का जवाब देना, एक चीज ध्यान रख लीजिए कि आर्बिट्रेशन नोटिस के ऊपर डेट क्या लिखी हुई है, मेल किस तारीख को किया है, रजिस्टर्ड पोस्ट किस तारीख को उन्होंने रवाना किया है और आपको कब मिला है। इन चीजों को अगर ऑब्जेक्शन में अच्छे तरीके से लोगे ना तो आर्बिट्रेशन फेल होगा। और जब आर्बिट्रेशन फेल होता है तो यकीन मान के चलना साथियों, सेटलमेंट की राह बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि हर आर्बिट्रेशन के लिए कंपनियों के पास हाई कोर्ट जाकर डायरेक्शन लाना इजी नहीं है। इसके पीछे कारण है कि ये आर्बिट्रेशन फेल होने के बाद जब जनाब हाई कोर्ट जाएंगे तो यहाँ की जो पोल पट्टी है कि उन्होंने किस तरीके से आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, किस तरीके से आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की, वो सामने नजर आएगी। इसीलिए कहता हूं साथियों, हर चीज पे फोकस रखो और जैसे ही आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है ना, उसी समय रिप्लाई करो, देरी मत करो। ये नहीं कि 7 दिन का टाइम मिला है, 5 दिन बाद रिप्लाई दूंगा, परसों दूंगा, तरसों दूंगा, नहीं। कल परसों तरसों के भरोसे आपको कभी नहीं रहना है, इस बात को मान के चलना है। तो सेक्शन 21 में आर्बिट्रेटर सजेशन आए ना आए, यदि आप ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं तो ये ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि बीवी बीमार है, माता पिता की तबीयत खराब है, ये चीज नहीं चलने वाली है। साथियों इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर शब्द आपको ध्यान रखना है। वैसे जो साथी हमसे जुड़े हैं उनको तो हम तमाम रूप से गाइड करते ही रहते हैं। बाकी जो नए साथी है, जो पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप में जाकर भी इस प्रकार की ढेरों जानकारी या ढेरों सेटलमेंट लेटर प्राप्त कर सकते हैं। साथियों बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल पर, जहां लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में बात की जाती है कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार हुआ है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह आत्महत्या कर ले, अपने जीवन को त्याग दे, कुंठित होकर जीवन जिए। उसका भी अधिकार है सम्मान पूर्वक गरिमामय जिंदगी जीने का, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, पत्नी और बच्चों की देखभाल करना पहली प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता लोन चुकाना नहीं है। और इन आर्बिट्रेटर के खेल तो आप भली बात ही जानते हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, इतने पोस्टमार्टम वीडियो तो हम बना चुके हैं। साथियों बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी पाने के लिए। यदि आप लोन के दलदल में धंसे हैं तो यूट्यूब पे करीब 300 से अधिक वीडियो पोस्ट है हमारे, जिनको देख लेंगे तो जीवन में न किसी की कॉल बुकिंग की आवश्यकता रहेगी, न किसी के परामर्श की, क्योंकि हर जानकारी अपडेट है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।